मोलर मास, राइट? यस सर। सर और ऑक्सीजन का वो 3 भाग क्या किया आपने? 3? इसी को अपन कंटिन्यू करेंगे मोलर मास को। हाँ सर। मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी चीज के 1 मोल के मास को हम लोग मोलर मास कहते हैं। नाउ व्हाट इज दिस 1 मोल? 1 मोल एक यूनिट है। 1 मोल क्या है? एक यूनिट है। अ यूनिट टू मेजर द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। एक यूनिट है, मोल एक यूनिट है जो किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट को मेजर करता है। ठीक है? 1 मोल जो होता है वो होता है 6.022 इंटू 10 पावर 23 के बराबर। ठीक है? So we can also say molar mass is the mass of 6.022 into 10 पावर 23 चीजों के मास को हम लोग मोलर मास कह सकते हैं, बिकॉज दिस इज इक्वल्स टू 1 मोल एंड 1 मोल इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। सो दोनों एक ही बात है, तो दोनों का मास को हम लोग मोलर मास कह सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, इसमें हम ग्राम्स भी लिख लेंगे आगे, इन ग्राम्स। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स क्या होगा? 16 ग्राम्स। या इसी स्टेटमेंट को हम ये भी बोल सकते हैं, और मास ऑफ 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम्स होगा। दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब एक ही है। ओके, नोट कर लीजिए। Same, if I want to write it for nitrogen, I can also write mass of 1 mole of nitrogen atoms is 14 grams, whereas mass of 1 mole of nitrogen molecules, whereas mass of 1 mole of N2 molecules कितना होगा? 28 ग्राम्स होगा। मास ऑफ 1 mole of H2SO4 molecules, ये कितना होगा? 98 ग्राम्स होगा। 98 कैसे आया? 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन, दिस काउंट्स टू 98। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। अगर हम बोले मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 molecules, that will be 44 grams. Again 44 कैसे आया? 12 plus 2 into 16, which counts to 44। अब इन्हीं सभी चीजों को हम लोग ये भी कह सकते हैं, मास ऑफ 6.022 into 10 पावर 23 atoms of nitrogen is 14 grams. Mass of 6.022 into 10 पावर 23 molecules of N2 is 28 grams. Mass of 6.022 molecules of H2SO4 is 98 grams. Mass of 6.022 molecules of carbon dioxide is 44 grams. ये सभी बातें एक ही हैं, मतलब ये वाली बात एक है, ये वाली बात एक है, ये वाली बात एक है, ये वाली बात और ये वाली बात एग्जैक्टली सेम है। And the reason for being same is 1 mole is equals to this value.
बोलो बेटा। हाँ सर। Yes. Now to make it understand more clearly, सर 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 अभी भी बाउंसर जा रहे हैं सर, समझाओगे फिर से? क्या चीज? सर सर ये मुझे मास ऑफ 6.022 और 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स उसमें क्या, उसमें सेम क्यों है सर? क्योंकि 1 मोल यही तो होता है, इसी को तो 1 मोल बोलते हो। दिस वैल्यू इज 1 मोल। ओके सर। देखिए, नाउ यू हैव 1 डजन बनाना। आपके पास कितने केले हैं? 1 डजन। 1 डजन। दैट मीन्स इफ आई वॉन्ट टू नो नंबर ऑफ बनानास, हाउ मेनी बनानास आर देयर? 12। 12. 12। 1 डजन में 12 केले। ऐसे ही हमारी यूनिट है मोल। 1 मोल में कितनी चीजें हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। बोलिए। हाँ सर। हाँ सर। तो मैं एक बात बोलूं कि और तुमने फल वाले भैया से पूछा कि भैया 1 डजन केलों का कितना प्राइस है, सो ही विल से लेट्स से 60 रुपीज। किसी ने ये पूछ लिया कि भैया 12 किलो का प्राइस कितना है, क्या वो 70 रुपीज बोलेगा? क्या 60 रुपीज? नो 60 सर। रुपीज ही बोलेगा। द रीजन इज 1 डजन इक्वल्स टू 12, 12 इक्वल्स टू 1 डजन। हाँ सर। तो 1 मोल चीजों का मास मोलर मास है ग्राम्स में, इतनी चीजों का मास भी क्या है? मोलर मास है ग्राम्स में। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें क्या है? इक्वल है। हाँ सर। इफ 1 मोल चेंजेस, हाँ सर, अब समझ में आ गया। समझ में आया सबको? हाँ सर। हाँ सर। अगर 1 मोल चेंज होगा तो ये वाला नंबर चेंज हो जाएगा। बेटा अब ये बताइए, अगर 1 डजन बनाना है दैट इज 12 होगा तो ही 1 डजन होगा। बट इफ इट इज 6, क्या तब भी 1 डजन होगा? नहीं, हाफ डजन। हाफ डजन। सो अगर आपके पास 1 मोल है तो ही इतना वैल्यू होगा। अगर आपके पास 0.5 मोल्स है, दिस विल ऑल्सो बी Na/2 because this number is denoted by Avogadro's number, right? यस यस सर। सर। इसका भी आधा हो जाएगा। इफ दिस नंबर रिड्यूस टू 1/10 मोल्स, ये वाले नंबर भी कितना हो जाएगा? Na/10। यस सर। सबको समझ में आ रही है ये बात? हाँ सर। Yes. श्रावणी, इशिता, दक्ष, केशव, Yes, क्षितिज, sir. यस who सर। is getting what I'm saying? Yes, sir. सो बच्चों, क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि अगर जस्ट लुक एट दिस, यू हैव एप्पल्स। मैं एक और एग्जांपल देता हूं क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है। ये एप्पल का ऑरेंज बन गया। एक मिनट। नाउ जस्ट इमेजिन फॉर अ मिनट, दुनिया के सारे एप्पल्स एक जैसे दिखते हैं और दुनिया के सभी एप्पल्स का वजन, सबका वेट एक जैसा है। ठीक है? नाउ आंसर मी अ फ्यू क्वेश्चंस। देखो, अगर मेरे पास 4 एप्पल्स हैं, हमारे पास कितने एप्पल्स हैं फिलहाल? 4. अपने पास एप्पल्स का नंबर है 4। तो अभी मेरा जो क्वेश्चन है तुम लोगों से वो ये है कि बच्चों, आप लोग मुझे ये बताइए, इन 4 एप्पल्स को मैं बोल रहा हूं कि एक एप्पल का वेट है 250 ग्राम्स। एक एप्पल का वेट हमने कितना बोला? 250 ग्राम। तो मतलब ओवरऑल सभी एप्पल्स का वेट कितना हुआ? 100 gram. 1 kg हुआ कि नहीं? हाँ हाँ। Yes. हाँ सर। अब मैं दुकान वाले के पास गया, मैंने बोला 1 किलो सेब दे दो। मुझे कितने सेब देगा वो? 4। 4 चार। सेब देगा।
मैंने दुकान वाले को बोला मुझे 4 सेब दे दो, मुझे कितने किलो सेब देगा वो? 1 किलो। 1 किलो। दोनों बातों में कोई फर्क है? नहीं सर। नहीं। नहीं सर। कोई फर्क नहीं है। मैं दुकान वाले को बोलूं मुझे 1 मोल सेब दे दो, तो मुझे कितने सेब देगा वो? 6.022 into 10 raised to power 20. 6.022 into 10 raised to 23. एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। जब भी 1 मोल की बात करोगे तो इतनी चीजों की बात होगी, ठीक है? हाँ अब सर। देखो, आपने और इन एप्पल्स को देखने का नजरिया, अब देखो मोल कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग क्यों लगता है, उसका रीजन है कि हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को दिमाग में घुसा नहीं पाते कि वो टॉपिक कुछ कह रहा है तुम लोगों से, वो मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक तुमको कह रहा है और हम उसको पकड़ नहीं पाते वो कह क्या रहा है। वो टॉपिक ये कह रहा है कि भाई मैं एक ही चीज हूं लेकिन मुझे अलग अलग तरीके से देखो। कैसे? जैसे मान लो मैं अभी तुमको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो तुम्हारे लिए मैं टीचर हूं, लेकिन मेरा जो भाई होगा बड़ा या बहन होगी उसके लिए तो मैं टीचर नहीं हूं। बोलो। हाँ सर। उनके लिए कोई और रिलेशन होगा। मेरे पड़ोसी हैं, उनके लिए तो मैं टीचर नहीं हूं, उनका तो मैं भाई नहीं हूं। हाँ सर। बोलो यार। हाँ सर। लेकिन मैं तो वही हूं, मैं तो, मेरा जो नाम है वही हूं मैं। हाँ सर। तो हाँ सर। ऐसे ही इन एप्पल्स, ये एप्पल्स तो एप्पल्स ही हैं। बोलो। हाँ सर। सर तुम अगर सर। 1 किलो सेब मांगोगे तो वो तुम्हें केले तो नहीं दे देगा। नहीं सर। तुम अगर 4 सेब मांगोगे तो वो तुम्हें 4 तरबूज तो नहीं दे देगा। नहीं सर। नहीं सर। क्या देगा तुमको? सेब मांगोगे तो सेब ही मिलेगा। हाँ हाँ आया सर। ना? तो यार यही चीज है मोल। आप इन सेब को देखिए, इन ये सेब सेब ही हैं, ठीक है? और ये 4 सेब मिलके 1 किलो सेब ही है, 1 किलो एप्पल्स ही हैं। बट इनको देखने का नजरिया कितना है देखो। जब मैंने बात की, इनको देखने के नजरिए देखते हैं। वेज ऑफ लुकिंग एट दिस एप्पल्स कितने हैं? हाउ मेनी वेज ऑफ लुकिंग एट दिस एप्पल्स? नंबर 1, द वे ऑफ नंबर। सबसे पहला नजरिया क्या है? नंबर से देखने का। नंबर हमेशा गिना जा सकता है लेकिन मास तोला जाता है। क्या आप नंबर को गिन सकते हो? क्या आप, मैं अगर यहां पे 10 लिख दूं, इस 10 का वजन बता सकते हो? नहीं। नो सर। क्योंकि ये नंबर है। जब तक आप ये स्पेसिफाई नहीं करोगे वो चीज क्या है, तब तक आप उसका मास नहीं बता सकते। इसीलिए नंबर, पहला जो नजरिया है इन एप्पल्स को देखने का वो है नंबर। किसी ने पूछा 1 किलो सेब मतलब कितने सेब? नंबर का मतलब कितना, हाउ मैनी, कितना। बोलो, समझ रहे हो बात को? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। तो कितने सेब? 1 किलो में कितने सेब? 4। 4। 4। Yes, 4 सेब। दूसरा नजरिया है मास का नजरिया, वजन का नजरिया। मैंने बोला दुकान वाले को 4 सेब दे दो, उसने चुपचाप 4 सेब उठाए मुझे दे दिए, और मुझे पता चल गया इसने मुझे 4 सेब दिए, इसका मतलब इसने मुझे कितना सेब दिया? 1 kg। 1 kg। तो इन सेब का है तो 4 ही सेब और है सेब ही, इनका मास कितना है? 1 kg। तो चीजों को देखने के 2 नजरिए हैं, नंबर वाला, मास वाला। एक और नजरिया है बच्चों इन्हीं एप्पल्स को देखने का। अरे दुनिया की कोई चीज, दुनिया में आए हो तो वॉल्यूम ले लो। दुनिया में आए हो तो क्या ले लो? वॉल्यूम। वॉल्यूम ले लो। इस दुनिया में तुम कहीं पर खड़े हो, कहीं पर एग्जिस्ट कर रहे हो, तो तुम इस दुनिया में, इस स्पेस में तुम क्या ऑक्यूपाई कर रहे हो? वॉल्यूम। वॉल्यूम। ऑक्यूपाई कर रहे हो। इसका मतलब ये जो सेब है ना, ये कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। मानते हो कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। अगर दुनिया का हर सेब एक जैसी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, मान लेते एक सेब 250 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस में, तो बताओ ये चारों सेब मिलके कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? 100 लीटर। 1 लीटर। अच्छे यार। कोई बोलता है 1 किलो दूध दे दो, कोई बोलता है 1 लीटर दूध दे दो। क्यों भाई? क्योंकि उस दूध को आप मास में भी तो मेजर कर सकते हो। हाँ सर। अगर मैं उस एक लीटर दूध ले लिया, चलो मैंने,
मैंने ये 1 लीटर की ये बोतल थी, इसमें 1 लीटर दूध भर लिया, अब मैंने इसको वेइंग बैलेंस पे रख दिया, तो मुझे इसका मास मिल गया 1 किलो। बात तो एक ही है। हाँ सर। बोलो बेटा। हाँ सर। हाँ सर। तो इन एप्पल्स को देखने के हमारे पास 3 अलग अलग नजरिए हैं। नंबर का नजरिया, मास का नजरिया और वॉल्यूम का नजरिया। अब ये तीनों नजरिए एक ही चीज को एक्सप्लेन करेंगे। किसको? मोल। मोल को एक्सप्लेन करेंगे। 1 किलोग्राम्स मतलब 4 सेब, नंबर हो गया। 1 किलोग्राम मतलब 1 लीटर सेब, वॉल्यूम हो गया। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम सेब, मास हो गया। तीनों बात है तो एक ही, है तो एक ही मोल, है तो एक ही किलोग्राम। हाँ Yes. सर। अब देखो, अगर ये बात सबको समझ में आ गई तो तुम ये बात भी समझ जाओगे बेटा, 1 मोल में नंबर कितना एवोगैड्रो के बराबर, हाँ सर। 1 मोल का मास कितना मोलर मास के बराबर। हाँ हाँ सर। सर। तो फिर 1 मोल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होना चाहिए। हाँ सर। हाँ सर। 1 मोल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होना चाहिए। बात समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ Yes, सर। sir. तो वॉल्यूम को हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल तुम लोग क्या ये बात समझ गए हो कि मोल को देखने के हमारे पास ये जो 3 मैंने नजरिए लिखे हैं, ये क्यों है और कैसे हैं? ये बात क्लियर हो गई है सबको? Yes, sir. यस सर। तो बेटा, अगर किसी चीज का तुम्हारे पास 1 मोल है, तुमसे उसने नंबर पूछा, तो तुमने एक बता दिया भाई 1 मोल में तो एवोगैड्रो के बराबर होती है चीजें। उसने बोला अगर 10 मोल होंगे तो into 10 एवोगाड्रो नंबर इंटू 10। into Avogadro number 10 उतने into पार्टिकल्स एवोगैड्रो होंगे। नंबर। हाँ सर। तो Yes, sir. मतलब अगर आपको नंबर में जाना हो, अपन इसको फिर से एक बार क्लियरली इसको एक चार्ट की फॉर्म में अपन इसको बना लेते हैं। 1 मोल हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं नंबर। नंबर कभी मास नहीं हो सकता, मास कभी नंबर नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग यूनिट है। हाथी को कभी घोड़ा नहीं बोल सकते, घोड़े को कभी गधा नहीं बोल सकते। या बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते भाई। अगर 1 मोल चीजों में तुमसे नंबर पूछा है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। 1 into एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ थिंग्स प्रेजेंट इन 1 मोल। 10 into एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ थिंग्स प्रेजेंट इन 10 मोल्स। यस सर। Yes, यस sir. सर। अगर तुमको बोला कि अब अगर ये बात सही है तो इसका उल्टा भी तो सही होगा यार। 1 किलो में हाँ 4 सर। सेब थे, तो 4 सेब मतलब 1 किलो। हाँ सर। अगर 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के बराबर है तो एवोगैड्रो नंबर मतलब 1 मोल। हाँ सर। और अगर 2 टाइम्स एवोगैड्रो नंबर है तो कितने मोल? 2 2 मोल मोल। अगर 2 100 मोल। टाइम्स एवोगैड्रो नंबर है तो कितने मोल? 100 मोल 100 मोल। 100 मोल। कैसे पता चला? 100 टाइम्स एवोगैड्रो नंबर था तो आपने बोला सर 100 मोल्स। आपने क्या किया? आपने इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया कि नहीं? हाँ सर। इसका मतलब नंबर से अगर मोल में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ सर। और इसी बात पे हमको एक फॉर्मूला मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मिल गया। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या मिल गया? गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। आ जाइए। 1 मोल के मास को आपने बोला मोलर मास। 1 मोल की चीजों का मास मोलर मास। 1 किलो सेब का मास 1000 ग्राम। 10 किलो सेब का मास 10,000 ग्राम। बोलिए। हाँ सर। हाँ सर। तो अगर 1 मोल का मास आपको पता है मोलर मास, तो आप 10 मोल का मास निकाल सकते हैं। कैसे? मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अगर उल्टा भी तो सही होगा। 1000 ग्राम मतलब 4 सेब, 500 ग्राम मतलब 2 सेब, 2000 ग्राम मतलब 8 सेब। बोलो बच्चों। यस सर। तो अगर मास पता है, मोल्स पूछना है, तो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास। तो
तो यहां से हमें एक और फॉर्मूला मिल गया नंबर ऑफ मोल्स का। गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास सर ये इन एक बार ग्राम्स। फिर से समझाओ ना। कौन सा? सर मास वाला। हाँ देखो ना, अगर ऑक्सीजन के 1 मोल एटम है तो मास होता है 16 ग्राम। अगर 2 मोल एटम होंगे तो कितना मास होगा? 32। 32 होगा। अब इसको उल्टा देखो, 32 ग्राम ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो कितने मोल होंगे? 2। 2 मोल होंगे। कैसे निकाला? 32 बाय 32 को डिवाइड किया किससे? 16 2। से, 16 से सॉरी। है ना। तो 32 क्या था? जो मास मैंने तुझे दिया, तूने 16 से डिवाइड किया। 16 क्या था? मोलर मास था कि नहीं? हाँ सर, तो मोलार मास सिर्फ 1 मोल का रहेगा जितने। यस, मोलर मास 1 मोल का होता है मास। ओके सर। पीछे यही तो बताया था पुत्र। मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल। चाहे 1 मोल गधे इकट्ठे कर ले, उसमें कितने गधे होंगे? बताओ। अरे आवाज आ रही है क्या? सर एक ही। 1 मोल गधों में एक एक गधा होगा। सर 6.02 into 10⁻23 गधे होंगे। यस। अरे क्या सबको चीजें समझ में आ रही हैं अभी तक जितना समझाया मैंने? हाँ सर। हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर। एवरीवन आप प्लीज सर रिप्लाई प्लीज। आप लोग मुझे बोलकर बताइए। सर सर मतलब आप यही कहना चाहते हैं कि दोनों का मीनिंग सेम है लेकिन अलग अलग नाम से, अलग 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 तरीका अलग रहता है, नाम, दोनों अलग का अलग तरीके कहने से का मतलब बुलाते हैं। एक ही है। कहने का मतलब एक ही है, लेकिन यूनिट्स अलग अलग हैं, पैरामीटर्स अलग अलग हैं। हाँ सर। ठीक है। कोई बोलेगा ये बोतल जो है इसका लेंथ जो है 1 किलोमीटर है। मैं अगर इसको ऐसे मेजर कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा कि इसका लेंथ जो है 500 हैंड स्पैन्स के बराबर है। डिस्टेंस तो बॉटल का लेंथ तो उतना ही है, बट किसी ने मेजर किया किलोमीटर्स में, किसी ने मेजर किया किसी और यूनिट में, किसी ने मेजर किया किसी और यूनिट में। बोलिए। हाँ समझे सर। यस सर। मोल एक मोल ही है। किसी ने उसको डिफाइन कर दिया नंबर की टर्म्स में, किसी ने उसको डिफाइन कर दिया मास की टर्म्स में, किसी ने उसको डिफाइन कर दिया वॉल्यूम की टर्म्स में। क्यों किया? क्योंकि एक मोल किसी भी चीज को मेजर करता है कि वो चीज है कितनी और उसका मास कितना है और उसकी वॉल्यूम कितनी है। जैसे मैं बैठा हूं तो 1 मोल अगर रजत होंगे तो मेरे जैसे 6.02 इंटू 10⁻23 आदमी होंगे। हाँ समझे सर। बात को? और अब मैं अकेला कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा हूं और मेरे जैसे 1 मोल लोग कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे तो वो 1 मोल की वॉल्यूम कहलाएगी। मेरा मास कितना होगा 1 मोल चीजों का, तो मेरे अकेले का जो मास है उसको उसके आगे ग्राम्स लगा दो बस, वो होगा मेरा मोलर मास। हाँ सर। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे? अब वॉल्यूम के लिए हम लोग कुछ चीजें याद रखेंगे। वॉल्यूम के लिए हमें 2 कंडीशंस याद रखनी है, एसटीपी या एनटीपी। एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कुछ प्रेशर की टेम्परेचर की कंडीशन है जो पहले से ही फिक्स कर दी गई है कि अगर एसटीपी कंडीशन होगा तो प्रेशर होगा हमेशा 1 atm। ये किसके हिसाब से है? ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से। टेम्परेचर होगा हमेशा 273 केल्विन और वॉल्यूम होगा हमेशा 22.4 लीटर। प्रेशर होगा 1 बार अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन। टेम्परेचर होगा 273 केल्विन, वॉल्यूम आता है 22.7 लीटर। तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी। क्वेश्चंस में सबसे पहले जहां पे टेम्परेचर प्रेशर दिया हो तो प्लीज चेक करें कि क्या वो एसटीपी है। अगर है तो कंटिन्यू विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एसटीपी, नहीं है तो आप उसको देखिए कैसे सॉल्व करना।
ठीक है। तो वॉल्यूम निकालने के दो तरीके थे, वॉल्यूम निकालने के दो तरीके थे। क्या? ये जो वॉल्यूम्स आई हैं, दोनों वॉल्यूम, ये दोनों वॉल्यूम 1 मोल सब्सटेंस की है। ये किसकी है? 1 मोल की। 1 mole. ठीक है। और ये क्योंकि देखिए एक इक्वेशन होता है हमारे पास, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, वी होता है वॉल्यूम ऑफ द गैस, पी होता है प्रेशर, आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी होता है टेम्परेचर केल्विन में। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स इस इक्वेशन में n को 1 पुट कर दूं, प्रेशर को 1 atm पुट कर दूं, टेम्परेचर को 273 केल्विन पुट कर दूं, R की 3 यूनिट्स होती हैं। R जो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसकी 3 वैल्यूज होती हैं, 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, 0.0821 लीटर atm पर केल्विन पर मोल, 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। ये तीनों वैल्यू आर की होती हैं। आपको लाइफ टाइम तक ये तीनों वैल्यूज याद रखनी है, जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो हमें वॉल्यूम चाहिए लीटर, तो हम लीटर वाला आर का वैल्यू उठा लेंगे। तो यहाँ पे आर पुट कर दीजिए 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। तो यहां से आप देखेंगे वॉल्यूम आएगा 22.4 लीटर। So what is this 22.4 liters? हम लिख सकते हैं 22.4 liters is the volume occupied by 1 mole of a gas at STP। क्या ये बात बोल सकते हैं? सर आप ये सर लेकिन स्टार्टिंग इतना से सा पढ़े होगे क्या? मोल, सर इतना सा मोल इतना ज्यादा कैसे ऑक्यूपाई करेगा? 1 मोल है वो किसी भी चीज का। हाँ सर, तो बहुत छोटा ही रहेगा ना। हाँ तो क्या बात हो गई? तो सर वो 22 लीटर कैसे ऑक्यूपाई कर सकता है? कैसे ऑक्यूपाई कर सकता है? मतलब कर रहा है ना वो ऑक्यूपाई। मतलब सर वो बहुत छोटा सा हुआ ना, अगर हम कोई भी मोल देखें तो मोस्टली तो बहुत छोटा रहता है ना। एनी सब्सटेंस यार, इट कैन बी एनी सब्सटेंस। ओके सर। सर आप वो फिर से पढ़ाओगे क्या सर? पीटीवी क्या चीज? सर प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम से आप फिर से पढ़ाओगे क्या? बेटा आपका ध्यान कहाँ रहता है? जब भी टॉपिक में बता देता हूँ आप उसके बाद बोलते हो कि सर ये समझ में नहीं आया, फिर से पढ़ाओ। क्लास बैक स्टेप हो जाता है इसमें, क्लास पीछे रह जाएगी फिर। एसटीपी और एनटीपी दो प्रेशर की और टेम्परेचर की कंडीशंस होती है, जहां पे हम प्रेशर टेम्परेचर को फिक्स करके चलते हैं। प्रेशर को फिक्स किया 1 atm, प्रेशर को फिक्स किया 1 बार अकॉर्डिंग टू द न्यू कन्वेंशन। ये था ओल्ड कन्वेंशन। टेम्परेचर दोनों जगह सेम है। प्रेशर की वजह से वॉल्यूम इतना कैसे आ गया? यहाँ पर 22.7 आया, यहाँ पर 22.4 आया। हाउ? मैं उस चीज का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि हमारे पास इक्वेशन होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जिसको आइडियल गैस इक्वेशन बोला जाता है। और इसमें पीवी एनआरटी ये सब क्या क्या है मैंने लिख दिया है यहाँ पे। आपको ये 3 वैल्यूज आर का याद रखना है। और हम एन अगर 1 मोल मान ले तो वॉल्यूम आ जाता है 22.4 लीटर। ठीक है, प्रेशर 1 atm रखेंगे तो अगर यही इसी इक्वेशन में आप अगर प्रेशर को 1 बार प्लग इन करते हैं तो वॉल्यूम आएगा 22.7 लीटर। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम है ये किसके लिए आया? किसी भी चीज के 1 मोल का वॉल्यूम आया 22.4 लीटर। अभी समझ में आया? सर मतलब आपने वो नंबर ऑफ एटम्स 1 लिया, प्रेशर एटम्स नहीं, ये मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स 1 लिया और प्रेशर 1 एटम का लिया 1 और atm 1 atm
ATM is atmospheric pressure. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का प्रेशर है, और टाइम नहीं, टेम्परेचर 271 केल्विन लिया, तो उसका 273 Kelvin. 273 केल्विन। जी। हाँ, और फिर आर क्या है वो? आर R होता R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस सर कांस्टेंट। तो 1 ATM और 1 बार में क्या डिफरेंस है? मतलब हाँ, बहुत डिफरेंस है, दोनों प्रेशर का यूनिट है। आप इस नंबर को याद रखिए, 101325760। प्रेशर की यूनिट्स के लिए हम लोग ये नंबर याद रखेंगे। 1 ATM के बारे में बताता है, 1 ATM इक्वल्स टू 1.01325 बार। 1 ATM equals to 760 torr. 1 ATM is equals to 760 millimeter of mercury. 1 ATM is equals to 76 centimeter of mercury. बोलो। सर क्या आप प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हो? हाँ बिल्कुल, देखिए ना। One ATM is also equals to 101.325 pascals. डन सर। 1 ATM is also equals to 101.325 kilopascals. ये सभी यूनिट्स प्रेशर की यूनिट्स हैं। अभी समझा सबको? सर और ये हाँ, सर। 101325760 क्या है? ये एक नंबर है जो याद रखना है। ये नंबर याद रहेगा तो आपको प्रेशर का यूनिट ये सभी याद रहेगा। हाँ सर। फटाफट चिपकाओ इसको। सो हमने अभी निकाला। सर 1 मिनट पीछे लो नहीं। डन सर। डन। चलिए, हमने अभी क्या निकाला कि 22.4 लीटर जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है 1 मोल ऑफ अ गैस में। 1 मोल ऑफ अ गैस में कब? एट एसटीपी की ओर। अगर 1 लीटर वॉल्यूम हो तो वो कितना मोल ऑक्यूपाई करेगा? 1/22.4 मोल्स ऑफ गैस। बोलिए। सर तो गैस टू गैस वेरी Yes, करेगा sir. ना? क्या? वो गैस टू गैस वेरी करेगा ना? कैसे वेरी करेगा? नहीं मतलब अगर टेम्परेचर अलग हुआ या कुछ अलग हुआ तो। बात सही है। ये जो इक्वेशन आता है इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन हम मान के चलते हैं कि सारी गैसेस आइडियल होती है, मान के चलते हैं ड्यूरिंग कैलकुलेशन, अनटिल एंड अनलेस हमको गिवन हो कि वो आइडियल नहीं है। पहली बात याद रहेगी। हाँ सर। दूसरी बात,
आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि सर गैस टू गैस वेरी करेगा इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी डिफरेंट। अगर टेम्परेचर प्रेशर डिफरेंट होता, अगर दो गैसेस का टेम्परेचर प्रेशर डिफरेंट होता, तो एक लॉ बोलता है कि ओनली इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ gases are kept same, their volume will also be occupied will be same if the number of moles is same। कौन सा लॉ है? एवोगैड्रोस लॉ। equal volume of the gases will occupy equal number of moles at same physical conditions। टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रख दिया जाए तो चाहे कोई भी गैस हो, उनका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही उनके नंबर ऑफ मोल्स भी होगा। ठीक है, तो यू मेड अ वेरी करेक्ट स्टेटमेंट कि सर अगर टेम्परेचर प्रेशर सर बदला लेकिन तो वो एवोगाड्रो लॉ में भी मुझे डाउट है। क्या सर डाउट बताओ? उसमें वो सर वो एटम के साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। until and unless a gas is behaving as an ideal gas, आइडियल गैस जो भी गैस होता है वो गैस के मॉलिक्यूल्स पर साइज, गैस के मॉलिक्यूल्स के साइज पे, शेप पे, इंटरेक्शंस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। तो एवोगैड्रो लॉ आइडियल गैस के लिए वैलिड होता है, नॉन आइडियल गैस के लिए एवोगैड्रो लॉ वैलिड नहीं होता। बात सही है, बात समझ में आई? हाँ सर। और आइडियल गैस चाहे कोई भी दुनिया की गैस हो, अगर वो आइडियली बिहेव कर रही है तो उसकी वॉल्यूम उसके साइज, शेप, इंटरेक्शन पर डिपेंड कभी नहीं करेगी। ओके सर। डाउट क्लियर हुआ? हाँ सर। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, जैसे मैं बताता हूँ हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल स्मॉल होते हैं, ब्रोमीन गैस का मॉलिक्यूल इतना बड़ा होता है, तो सर वॉल्यूम कैसे सेम हो सकता है? हाँ सर। ठीक है, ये तभी वॉल्यूम सेम होगा जब दोनों आइडियल गैस होंगी। नाउ मूविंग ऑन टू अ डिस्कशन, ये आइडियल गैस वाले चैप्टर में गैसीय स्टेट में समझाऊंगा तुम लोगों को सारी कहानी। 22.4 लीटर जो वॉल्यूम था वो हमारा गैस ऑक्यूपाई कर रहा था 1 मोल एसटीपी के ऊपर। अगर 1 लीटर हमारा गैस ऑक्यूपाई करे तो वो कितना मोल होगा? एक्चुअली 4 सेब 1 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो 1 सेब कितना ऑक्यूपाई करेगा? 1/4 लीटर। तो 1 लीटर कितना ऑक्यूपाई करेगा? 1/22.4 मोल्स, राइट। अगर V लीटर हो, हमें नहीं पता कितना वॉल्यूम है, V लीटर हो तो ये कितना ऑक्यूपाई करेगा? मोल्स। V/22.4 मोल्स ऑफ अ गैस एट एसटीपी। यानी हमें यहां से एक नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला मिल गया अगर वॉल्यूम पता हो। गिवन वॉल्यूम V इन लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स। ध्यान रखें कि ये एसटीपी पर होगा। इसी को आप लिख भी सकते हैं, वॉल्यूम अगर ml में आप लेंगे तो दिस विल बी 22,400 ml एट एसटीपी। याद रहेगी बात? सर तो हमने वो 1 डिवाइड बाय 22.4 किया, उससे हमें क्या मिलेगा? बेटा 22.4 लीटर्स 1 मोल का वॉल्यूम, 1 लीटर 1/22.4 का वॉल्यूम, V लीटर्स V/22.4 का वॉल्यूम। ओके सर। हम यहां से वॉल्यूम की हेल्प से मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं। वॉल्यूम और मोल्स में क्या रिलेशन है वो निकालने का देख रहे हैं कि कैसे वॉल्यूम के यूज से मोल्स निकल सकता है। So once we get the volume, we can find the number of moles, right? हाँ सर। यार पानी दे दो यार इसको। तो अब जहां पे हमने ये जो चार्ट छोड़ा था, यहाँ पे 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर्स एट एसटीपी। अगर तुम्हारे पास 10 मोल होंगे तो वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 मल्टीप्लाई 10। 1000 मोल होंगे तो 1000 मल्टीप्लाई 22.4 लीटर्स एट एसटीपी। तो मोल से वॉल्यूम में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर्स करेंगे एट एसटीपी। अगर वॉल्यूम से मोल में जाना है तो डिवाइड बाय 22.4 लीटर्स करेंगे एट एसटीपी। ये थी पूरी मोल्स की कहानी, नंबर, मास और वॉल्यूम की टर्म्स में। कोई दिक्कत किसी को? क्या सबको समझ में आई ये बात? यस सर।
सर जी बोलिए। मैं क्यों रुका हूँ? हाँ। ऐसे ही। अच्छा कितना भोला है रे तू। अच्छा मुझे ये बताइए, ये वाला जो चार्ट है ये सबको क्लियर हुआ? मोल्स का वॉल्यूम के साथ, नंबर के साथ, मास के साथ क्या रिलेशन है? Yes, sir. हाँ सर। सर मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आप बोल नहीं रहे हो उसकी वजह से। अच्छा, बोलता रहता हूँ तो अच्छा लगता हूँ ना। हाँ हाँ। नहीं हमें समझते हैं कि आप पढ़ा रहे हो पढ़ा। ठीक है। अभी देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे तुम्हें और क्लियर होगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स in 64 grams of O2. Also calculate the volume at STP and number of O2 molecules. इस क्वेश्चन में सारी बात बोल दी उसने। करिए इसको। सर 4 मोल होंगे। O2 है, O2, O नहीं है। ओके। Everyone do these questions. सर हो गया। बताइए क्या आंसर्स होंगे। सर नंबर ऑफ मोल्स 2 होगा। वॉल्यूम एट नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स 12.04। ठीक है समझ गया। 2 times the Avogadro number. हाँ। और वॉल्यूम 2 इंटू 22.4 लीटर्स। एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, बहुत सही। बाकी लोग करिए। बाकी लोग बताइए क्या आंसर है। सर सर मेरा तो आंसर है 2.85 2.85 क्या? यूनिट्स। किसकी यूनिट्स? सर नंबर ऑफ मोल्स। सो मोल्स ऑफ गैस एट एसटीपी। नहीं बेटा, फिर से चेक करिए। बाकी लोग
आंसर दीजिए यार, क्या कर रहे हो? इशिता, दिग्गज, केशव, मानस, मिलिंद, श्रावणी, राहुल, श्रेहान। Are you there? Sir, Yes. sir, number of moles 2. देखिए Sir. O2 एक मॉलिक्यूल है। O2 का मास हमें पता है 32 ग्राम होता है, मोलर मास। तो मोल्स कितने होंगे? 32 दो। ग्राम में एक मोल होता है, क्योंकि एक मोल का मास 32 है। तो 64 ग्राम कितने मोल्स का मास होगा यार? 64 बाय 32, 2 मोल्स का मास होगा। वॉल्यूम पूछा है, एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, तो 2 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 इंटू 2 कितना हुआ? 44.8 लीटर। और तुमसे पूछ रहा है दूसरी चीज, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। तो तुम्हारे पास 2 मोल O2 हैं, तो मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? 2 टाइम्स एवोगैड्रो नंबर। बोलो बच्चों। हाँ सर। हाँ सर। अगर वो तुमसे इसमें एटम्स ऑफ ऑक्सीजन पूछ लेता तो? कितने एटम्स होंगे ऑक्सीजन के? सर इंटू 4 करते। एवोगैड्रो नंबर के? हाँ। यस, 4 टाइम्स Na। क्यों? क्योंकि 2 Na मॉलिक्यूल्स हैं और एक O2 में हमारे पास 2 O के एटम्स हैं। तो हमारे पास 2 NaO2 में कितने Na एटम्स होते हैं? 2 Na into 2, which is 4 NaO atoms. So 4 Na oxygen atoms. क्लियर है बात सबको? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। सर मैं क्लियर नहीं हुआ, एटम्स ऑफ O2। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का 2 एटम्स प्रेजेंट है। आपने क्वेश्चन में निकाला ऑक्सीजन के 2 Na मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं, तो इनमें कितने एटम्स होंगे? एक में 2 है, 2 Na में कितना होगा? 2 Na मल्टीप्लाई 2 एटम्स, 4 Na एटम्स। बोलो जी। सर वो O2 is two oxygen atoms and 2 N, उसके बाद क्या बोला था? एक O2 के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। हाँ सर। तो 2 Na मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे यार? 2 Na into 2 atoms, 4 फिर? Na। वही बात मैं पहले बोल रहा था, आपका हाँ ध्यान सर। नहीं देता। बोलिए। समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। हाँ सर। 44 ग्राम्स ऑफ CO2 आपको गिवन है। बताओ कितने मोल्स, कितने मॉलिक्यूल्स और कितनी वॉल्यूम? सर ये C क्या लिखा आपने? C? CO2 44 ग्राम्स। अच्छा।
सर तो मास कार्बन का एग्जैक्ट वो 12.0 लेना है कि राउंड फिगर में 12 लेना है? 12 सर मोल्स 1, मॉलिक्यूल्स 6.022 into 10 raised to the power बेटा 23 एवोगैड्रो और नंबर को Na बोला करो आप, और जो भी आंसर दो Na की टर्म्स में दिया करो, पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, मुंह दुखने ओके लग सर, जाएगा। और वॉल्यूम 22.4 लीटर्स। ठीक है, रेस्ट ऑफ द पीपल, व्हाट अबाउट योर आंसर्स? ये जो दो लोग अभी क्लास छोड़ के गए थे और अभी ये वापस आए हैं, श्रेहान वापस आया है और एक और जन आया, ये प्रणव। सर मेरे घर पे लाइट गई थी, अभी मैं लेट ज्वाइन हुआ, मैं था नहीं मेरे- मेरे घर पे भी सर लाइट नहीं है। ओके, सर आगे आंसर। कितना आंसर है? सर 1 मोल है और Na मॉलिक्यूल्स है और 22.4 लीटर वॉल्यूम है। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सर नहीं सर। हाँ सर। 44 ग्राम्स ऑफ CO2 है, मोल्स पूछा है, गिवन मास ऑफ 44, मोलर मास CO2 का कितना है? 12 प्लस 32, 44 ग्राम्स, तो 44/44 1 मोल। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? आप इस चार्ट को भूल जाते हैं एवोगाड्रो बार बार, नंबर। ये नहीं भूलना है भाई। मास दिया था, मास से मोल्स निकालना है, डिवाइड बाय मोलर मास, फिर मोल से क्या निकालना है? नंबर पूछा हुआ, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। एक मोल आ गया, नंबर पूछा है 1 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर, तो Na नंबर ऑफ सर पर वो 44, सर 12 प्लस 32 क्या है वो CO2 का? मोलर मास है दोस्त, हार्दिक, हार्दिक के नाम है ना। हाँ सर। तो 22.4 लीटर्स आपका वॉल्यूम आ जाएगा। हाँ सर, फिर सर इतना सब करने का फिर फॉर्मूला अप्लाई करने का है ना कौन सा फॉर्मूला? सर? वो मोल्स का, मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला की जरूरत कहाँ है भाई? अच्छा हाँ। 44 ग्राम्स था, उसके मोल्स निकालने के लिए 44 से डिवाइड किया तो आया 1 मोल। हाँ ठीक है। 1 मोल से मॉलिक्यूल निकालना है, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर किया। 1 मोल से वॉल्यूम निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर किया। ये बात समझी सर, समझी, बात समझी। घुसती है लेकिन लेट घुसती है दिमाग में। क्वेश्चन नेक्स्ट। What mass of H2SO4 is required to make 10 moles of it? What is the volume of 88 grams of CO2 at SPP? What is the mass of 44.8 liters of O2?
ये 3 क्वेश्चंस करिए और आंसर्स बताइए मुझे। श्रावणी, you will tell me the answers of all these three questions. पहले क्वेश्चन का आंसर श्रावणी बताएगी, दूसरे क्वेश्चन का आंसर इशिता बताएगी, थर्ड क्वेश्चन का आंसर मुझे केशव बताएगा। ओके सर। Sir, Yes, sir, first answer 980 gram. absolutely correct. सर अगर हम O ले या फिर O2 ले, उसका उसके मोल का वॉल्यूम 22.4 ही आएगा ना? बेटा ओ एटम्स होते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी गैस यानी O2। ओके सर। तो सर ये मोल्स हम सॉलिड में भी लेते हैं ना? मोल्स तो किसी के भी निकाल सकते हो, तो सर वो भी तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं ना? बट उसके लिए आपको डेंसिटी भी मालूम होना चाहिए। हाँ सर। वो बात करेंगे सही समय पे। सेकंड क्वेश्चन कौन सर बताने हो गए वाला था? तीनों। इशिता। इशिता जी बताइए। इशिता, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? इशिता। इशिता।
you're not going to reply, I'm going to remove you from the meeting right now. Ishita, are you there? Those who will not reply, I'll remove them. As simple as that. केशव बताओ. सर थर्ड का ना? हाँ थर्ड का. सर थर्ड का 64 ग्राम. 64 grams, absolutely correct. Now let's try and solve this question. आपको 10 मोल H2SO4 का गिवन है, आपसे मास पूछा है, तो मोल से मास पूछा है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय मोलर मास. मोलर मास H2SO4 का निकाला होगा तो 98 ग्राम आया होगा. तो 10 मल्टीप्लाई बाय 98 कितना मास आ गया? 980 ग्राम. 980 ग्राम. वॉल्यूम ऑफ 88 ग्राम्स ऑफ CO2. ओके सर 44.8 लीटर्स. पहले 88 ग्राम्स में मोल्स निकाल लेते. देखो ये चार्ट जो है आपको यही बता रहा है, आपको चाहे नंबर गिवन हो, मास गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, पहले सबको मोल्स में कन्वर्ट करिए, उसके बाद जो पूछा है उसकी साइड पे जाइए. आपको मास गिवन है 88 ग्राम्स, इसको मोल्स बनाओ, डिवाइड बाय 44 ग्राम्स. मोल्स आ गए 2 मोल्स. मोल्स से जाना है वॉल्यूम में. 1 मोल का वॉल्यूम 22.4, 2 मोल का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 22.4. कितना सिंपल है देखो, 44.8 लीटर. थर्ड क्वेश्चन बोलता है 44.8 लीटर्स ऑफ O2 है आपके पास, तो इसका मास कितना होगा? वॉल्यूम गिवन है, पहले मोल्स निकालिए. गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर आ गया 2 मोल्स. 1 मोल का मास ऑक्सीजन का 32 ग्राम्स होता है, तो 2 मोल का कितना होगा? 32 इंटू 2 यानी 64 ग्राम्स. इजी क्वेश्चंस थे. बोलिए इजी क्वेश्चंस थे या नहीं? हाँ सर. हाँ सर. सर थर्ड वाला कैसे किया फिर? थर्ड वाला इशिता, you are again there. Why were you not replying? आज मैं नहीं छोड़ने वाला हूं ऐसे. अगर इशिता रिप्लाई नहीं करेगी तो इशिता आप वहां पे हो. आई नो दिस थिंग बिकॉज यू हैव रीजॉइंड द मीटिंग. दैट मीन्स यू नो एवरीथिंग and you are listening to every single word and still you are not replying. I want to know the reason for this, and if you are not going to tell me the reason, तो वो आपके लिए बहुत गलत हो जाएगा इशिता. सर शायद उसका माइक नहीं वर्क करता. लास्ट ईयर भी वो ऑन नहीं कर पाती थी. ऐसा कैसे हो सकता है यार? अभी वो थोड़ी देर पहले बोल रही थी. माइक ऑन नहीं होगा ऐसे हो कैसे सकता है? अगर फोन सही ठीक ठाक चल रहा है ना फोन किसी का, तो मतलब फोन आ रहे हैं या आप फोन कर पा रहे हो तो माइक तो सही चल रहा है. आई एम टेलिंग यू शी इज लिसनिंग एवरीथिंग यार, बट शी इज नॉट रिप्लाइंग. इशिता अगर तू मेरी आवाज सुन पा रही है ना, तो तुझे एक बार जस्ट रेज योर हैंड इफ यू आर एबल टू लिसन टू मी. उसमें तो बोलना नहीं पड़ता ना, उसमें रेज हैंड का ऑप्शन होता है. ओके ये कांग्रेस का हाथ दिखा दिया इशिता ने. चल इशिता मैं अनम्यूट कर रहा हूं तेरे को. क्या मेरी तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ रहा है अनम्यूट करने का? अभी हम हैंड रेज करके बात करेंगे इशिता. सर चार्ट अनेबल कर दो ना.
नहीं, चैट एनेबल कर दिया तो तुम लोग भी बातें करोगे आपस में। सर खाली इसमें ऑप्शन रहता है कि होस्ट और एवरीवन, सिर्फ दो से ही रख सकते हो। सर सर वो थर्ड वाला वो जो मास जो है ना, मास निकालने का है एसटीपी में, वो वो वही ना, वो फ्लो चार्ट में का फॉर्मूला अप्लाई करके करना है ना? यस यस यस, ओके एग्जैक्टली। सर। सर तो आपने वो जो फॉर्ट वो जो 88 निकाला था ना, वो मास ऑफ, सर ये 88 क्या है, 98 क्या है वो? मोलर मास है। मोलर मास, ओके। सर मुझे कब से क्वेश्चन आ रहा है कि मोलर मास कब कैसे निकालने का है? मोलर मास कैसे निकालना है? सर सवाल उठ रहा है हार्दिक, सर। हार्दिक, आई एम गिविंग यू अ टास्क। हार्दिक, हाँ सर। आई एम गिविंग यू अ टास्क। यस सर। क्लास 9th और 10th का केमिस्ट्री का बुक उठाओ हाँ सर। और वहां से जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सिंबल्स याद करोगे तुम, सबके एटॉमिक नंबर्स याद करोगे, सबके मास नंबर्स याद करोगे। टिल नेक्स्ट क्लास आई विल आस्क ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके सर। और जिनको नहीं आता वो लोग भी करेंगे, बिकॉज 98 कैसे आया? H2SO4, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर होता है 2। तो जब मैंने बताया था तुमको एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो मास नहीं होता, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? तो मैंने ए का और मास का रिलेशन लिख के दिखाया था तुम्हें। तो ये 2 ग्राम्स प्लस 1 सल्फर 32 ग्राम्स। सल्फर का मास कितना होता है? 32। 4 ऑक्सीजन 4 × 16, ये ऐड करोगे तो आएगा 98 ग्राम्स। और ये 98 ग्राम्स जब तक नहीं आएगा जब तक आपको ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स के मासेस याद नहीं होंगे। मेरी बात समझ रहे हो हार्दिक? हाँ सर। तो आपका जो बेसिक केमिस्ट्री पार्ट है वो बहुत वीक है बेटा, और वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए 9th और 10th का केमिस्ट्री पढ़ो, बार बार पढ़ो, अभी समय है। चीजें हाथ से निकल जाएंगी तो डर लगने लग जाएगा साइंस से। 9th 10th का केमिस्ट्री बिल्कुल दबा के पढ़ो, हर एक चीज 9th 10th की केमिस्ट्री को। जब क्लास 11th की केमिस्ट्री होती है, 2 दिन 11th का केमिस्ट्री या 3 दिन जब भी होता है, उसके अलावा आपके पास केमिस्ट्री की क्लासेस नहीं होती। सो इन दैट टाइम यूटिलाइज करो उस टाइम को, और ये सभी 9th 10th के जो फॉर्मूले हैं, रिएक्शंस हैं, एटॉमिक मासेस हैं, नंबर्स हैं, ये सभी याद करो दोस्त, अदरवाइज काम नहीं चल पाएगा। ओके सर। सर समझा। ठीक है, हाँ सर। मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूं हार्दिक। आई डोंट वांट टू डिमीन यू और समथिंग, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर योर ओन सेक। अगर आप बेसिक चीजों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो आप एडवांस लेवल की चीजें नहीं पढ़ पाएंगे। मेंस लेवल की तो बहुत दूर की बात, एडवांस की तो सॉरी बहुत दूर की बात, आप मेंस तक की भी चीजें नहीं समझ पाएंगे। हाँ सर। So you have to make sure that you know the basics of chemistry. मैंने खुद से ही बहुत बेसिक से शुरू किया था ताकि आप लोगों को जितना जरूरत हो उतना आ जाए, बट आपको अभी उससे भी ज्यादा बेसिक पढ़ने का जरूरत है। So that is why you need to just take out your class 9th and 10th textbooks and then start reading it again. ओके सर।
Next question. Calculate number of atoms in 9.8 grams H2SO4. क्वेश्चन करिए, मैं पानी लेके आता हूँ। हो गया सबका?
Yes, हाँ, sir. हाँ सर। बताइए क्या आंसर है? सर एवोगाड्रो नंबर बस 6.022 into 10 raised टू पावर 24। कितना? सर 22 आएगा ना, raised to 22. देखते हैं, पहले हमको मोल्स निकालना पड़ेगा। मोल्स विल बी 9.8 डिवाइड बाय 98 which will be 1/10 यानी 0.1 मोल्स। हाँ सर। तो 0.1 मोल्स ऑफ किसका आया तुम्हारे पास? H2SO4 का। ठीक है, तो एक मोल देखो, पहले निकाला मोल, मोल से निकलेगा मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एटम कहां होता है? मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो मॉलिक्यूल से निकलेंगे एटम्स। पहले मोल निकल गया, फिर निकालो मॉलिक्यूल्स। तो एक मोल H2SO4 में H2SO4 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? Na मॉलिक्यूल्स होंगे। तुम्हारे पास मोल्स ऑफ H2SO4 कितने हैं? 0.1 मोल्स। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 कितने होंगे? 0.1 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। फिर पूछा है एटम्स, एटम्स कितने होंगे? अब देखो, एक मॉलिक्यूल H2SO4 में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर का, 4 ऑक्सीजन के, 4 5 atom. 6 और 7। टोटल यू हैव 7 एटम्स, राइट? एंड यू हैव 0.1 Na मॉलिक्यूल्स, तो उसमें कितने एटम्स होंगे? 0.1 into 7 which is 0.7 Na एटम्स होंगे। समझ में आई बात? सर ये Yes, sir. लास्ट वाला नहीं समझा। बेटा H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 7 एटम्स हैं। हाँ सर। तो आपके पास H2SO4 के मॉलिक्यूल्स होंगे कितने? अब जैसे इसको ऐसे समझो, एक एप्पल था ना, तो एक मोल में, 1 किलो में 4 एप्पल्स थे। ठीक है, अब एप्पल्स के अंदर बीज होते हैं, सीड्स होते हैं। मान लेते हैं एक एप्पल में 4 सीड्स हैं। उसने तुमसे एप्पल्स का नंबर ना पूछ के तुमसे सीड्स का नंबर पूछा है। तो तुम्हारे पास पहले तो ये निकालो कि इतने मास में कितने एप्पल्स होंगे। तुमने निकाल लिया, सर 0.1 एप्पल्स आए हमारे पास, 0.1 मोल्स ऑफ एप्पल्स आए। अब एक एप्पल में 4 सीड्स हैं, सॉरी, तुम्हारे पास मोल्स निकाल, तुमने मोल्स निकाला H2SO4 का, तो मोल्स आ गया इतना। ठीक है, मतलब अब मोल से मुझे मॉलिक्यूल्स बताना पड़ेगा। मॉलिक्यूल्स आ गए 0.1 Na, यानी 0.1 Na मतलब 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। यानी तुमने अब निकाल दिया एग्जैक्टली तुम्हारे पास 0.1 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। यानी ये ऐसे कहने के बराबर हो गया कि 100 किलो में 400 एप्पल्स होंगे। अरे बोलिए। हाँ सर। अब सीड्स पूछे है ना, तो एक एप्पल में 4 सीड्स, तो 400 एप्पल्स में 1600 सीड्स, 400 मल्टीप्लाई बाय 4, इतने मॉलिक्यूल्स हैं टोटल। तो इनमें एटम्स पूछा है तुमसे, भाई एक मॉलिक्यूल में 7 एटम्स हैं, तो इतने हाँ सर मॉलिक्यूल्स में समझ कितने गया। एटम्स? 0.1 Na into 7 which is 0.7 Na एटम्स। अभी समझा? हाँ सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे। चलिए, नहीं क्वेश्चन नहीं, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है? देखिए, मैं H2SO4 के एग्जांपल से ही आपको समझाना चाहता हूं। ये बात बहुत ध्यान से समझना, ये बात सब लोग देखिए। मेरे पास आई हैव दिस 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। 1 मॉलिक्यूल का मतलब 1 मॉलिक्यूल, एक मोल का मतलब ऐसे ऐसे एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर 1 मॉलिक्यूल H2SO4 है तो आपको उसमें क्या क्या मिलेगा?
2 atoms of hydrogen? हाँ सर। क्यों? एक मिनट रुकना बच्चों। देखिए हमारे पास H2SO4 था। H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में हमारे पास है 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और हमारे पास क्या है? एक सल्फर, एक 4 एटम ऑक्सीजन। सल्फर का और 4 1 ऑक्सीजन का। एटम ऑफ सल्फर और हमारे पास क्या है? 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। कोई दिक्कत है किसी को इस बात में? नो सर। नहीं सर। बेटा अगर मैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 को मैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे हर जगह पे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ सर। तो देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 को मैंने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या ये 1 मोल नहीं बन गया? बोलो क्या ये 1 मोल बन गया या नहीं? हाँ सर बन गया। तो 1 मोल ऑफ H2SO4 में क्या क्या निकला? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन को तुमने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी दिस इज 2 टाइम्स एवोगैड्रो नंबर। 2 टाइम्स एवोगैड्रो नंबर मतलब 2 मोल्स। तो ये क्या आ गया? 2 मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 mole of atoms of sulfur. This is also equals to 4 mole atoms of oxygen. ठीक है? सर वो लाइन Yes, नहीं sir. समझा, मतलब 2 मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मतलब। बेटा 2 atoms of hydrogen मतलब ये हाइड्रोजन के 2 एटम्स। 2 mole atoms का मतलब क्या है? 6.022 into 10 power 23 multiplied 2 इतने ऐसे ऐसे एटम्स। ओके सर समझ गया। एक मोल पेन मतलब सॉरी एक पेन मतलब एक पेन, एक मोल पेन, एक एटम, एक मोल एटम। हाँ सर समझा। तो यहां से तुमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो इनका एटम्स का नंबर था वही इनका मोल्स का भी नंबर है। बात समझ में आई? जहां 2 एटम थे हाइड्रोजन के, 2 ही मोल हैं हाइड्रोजन के। एक एटम था सल्फर का तो 1 मोल एटम है सल्फर के। हम कहना क्या चाहते हैं, चाहे किसी मॉलिक्यूल को आप एक मॉलिक्यूल लो या उसका 1 मोल मॉलिक्यूल लो, उसके अंदर रहने वाले एटम्स का नंबर उन एटम्स के मोल्स के नंबर के बराबर भी होगा। बोल सकते हैं या नहीं? मैं फिर से ये स्टेटमेंट रिलीज कर रहा हूं, एटम्स का नंबर
will also be equals to moles का number, their moles का number in a particular molecule. बोलो। जैसे CO2 की बात करें तो CO2 में अगर तुमको उसने CO2 का, ध्यान से देखो मैं CO2 में ही समझाता हूं ये केस, उसने एक बार हमको दिया CO2 1 मोल, फिर उसने दिया 0.5 मोल, फिर उसने दिया हमको 2 मोल CO2। उसने हमसे दोनों बार, तीनों केस में पूछा कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर। अब ध्यान से देखना, 1 मोल CO2 है तो मतलब एक मॉलिक्यूल CO2 अपने को एक कार्बन का एटम देगा और 2 ऑक्सीजन के एटम देगा। लेकिन अगर वहीं पर 1 मोल CO2 हो जाए तो यही क्या हो जाएगा, 1 मोल कार्बन एटम्स प्लस 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स। तो 1 मोल में कार्बन एटम्स का कितना मोल होगा, 1 मोल। ऑक्सीजन एटम्स का कितना मोल होगा, 2 मोल। समझ रहे हो बात को? हाँ सर। यस सर। 0.5 मोल CO2 में कार्बन एटम्स कितने होंगे, 0.5 मोल। 0.5 मोल में ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे, 1 मोल। 2 मोल में कार्बन कितने होंगे, 2 मोल। ऑक्सीजन कितने होंगे, 4 मोल। अरे बोलो बच्चों। सर लेकिन जब यस हम उन्हें सर। ऐड करें तो मतलब 1 मोल में 6 पॉइंट मतलब एवोगाड्रो नंबर के बराबर रहते हैं, तो यहाँ कार्बन में 1 है और उसमें 2 है, तो ऐसे हम ऐड करेंगे तो जो ओवरऑल नंबर है वो बढ़ नहीं जाएगा Na का? ओवरऑल की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो एटम्स, जो इंडिविजुअल एटम्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। मैंने स्पेसिफाई कर दिया ना कार्बन और ऑक्सीजन का कितना होगा। मैंने टोटल नंबर ऑफ एटम्स तो नहीं बोला ना बेटा। टोटल नंबर ऑफ एटम्स तो यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 1.5 होंगे, यहाँ पे 6 होगा। बोलो। यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ CO, कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स होंगे। यहाँ पे 1.5 मोल होंगे टोटल मोल्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। इधर टोटल मोल्स ऑफ 6 कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम होगा 6। अभी समझ में आई बात? बोलो। किसका क्वेश्चन था ये, बोलिए। सर जी। सर मैं हमेशा सोचता हूँ कि सर मॉलिक्यूल और मोल एक रहता है, क्या ये सही है? नहीं, गलत है। कोई मॉलिक्यूल ये है और मोल, दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ एनीथिंग मान लेते हैं। जब भी मोल की बात करेंगे तो ऐसे ऐसे 6.022 इंटू 10 पावर 23 इसको बनाते रहो जब तक ये 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ना हो जाए। उन सभी को मिला के एक मोल बोला जाता है। मोल मतलब ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ आयंस। लेकिन ओके उस सर। ग्रुप का नंबर, जैसे आप 2 लोगों को ग्रुप बोलते हो, 3 लोगों को ट्रायड बोलते हो, ऐसे हाँ ही सर। इतने लोगों को एक मोल बोलोगे। हाँ। ठीक है? हाँ सर। बोलिए, कोई दिक्कत है किसी को अभी? नो सर। कोई डाउट है तो अभी पूछ लो आगे बढ़ने से पहले। नो सर। अगर डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर जो भी है ये करके दिखाइए मुझे। फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 3.2 grams of O2। करिए।
सर 0.2 Na। देखते हैं, सही लग रहा है वैसे तो मुझे। सर 0.1 Na। 0.1 Na। तो मैं 0.25 Na आ रहा है। देखते हैं कितना आता है, बाकी लोगों का भी देखते हैं भी क्या आ रहा है। सर ये Na के फॉर्म में लिखा तो चलेगा कि वो परफेक्ट नंबर चाहिए। बेटा वो डिपेंड करता है आपको आंसर पूछा कैसे है। अगर उसने पूरा न्यूमेरिक पूछा है तो आपको पूरा सॉल्व करके देखना होगा ऑप्शंस में क्या है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप पूरा सॉल्व करके छोड़िए। हम क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यू कैन लीव इट इन टर्म्स ऑफ Na, डजंट मैटर। ओके सर। अगर मैं यही चीज तुमको बोलता मुझे पूरा आंसर बताओ तो मैं पूरा आंसर पूछता तुमसे, लेकिन मुझे Na के टर्म्स में चलेगा क्योंकि मैं समझ सकता हूँ वो Na के टर्म्स में क्या होगा। सर एक रैंडम डाउट है। हाँ बोलो बेटा। सर अगर हमें अभी पूछा कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये बताओ, तो जो एक एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा मतलब उसको और मल्टीप्लाई करना मैं अभी उस पे आया नहीं हूँ, वो चीज मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल सही सोच रहे हो। समझे? हाँ सर। नेक्स्ट क्लास में वी विल टॉक अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मुझे बता दीजिए जब सबका हो जाए तो। सर हो गया। हो गया? चलिए डिस्कस करते हैं एक बार। So you have been given 3.2 grams of O2. We will divide it by 32. So what we will get is 0.1 moles of O2. तो 0.1 moles of O2 मिला अपने को। तो 1 मोल O2 में कितने मोल ऑक्सीजन के एटम्स हैं? 2 मोल ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो 0.1 में कितना होगा?
2 into 0.1, सिंपल. 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम्स. कोई दिक्कत? नो सर. तो मुझे आप फटाफट बताइए 4.4 ग्राम्स CO2 में कार्बन का कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा? सर क्या ढूंढना है? 4.4 ग्राम CO2 में कार्बन के कितने एटम्स होंगे, ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे? सर कार्बन के 0.1 Na और ऑक्सीजन के 0.2. करेक्ट. बिल्कुल सही. सर मेरा भी सेम है. नहीं सर, लेकिन ऑक्सीजन के 0.4 आने चाहिए ना, हम ऑक्सीजन का बोल रहे हैं ना. हाँ तो क्या बात हो गई? 4.4 डिवाइड बाय 44 0.1. तो 0.1 मोल आपको CO2 का मिला. 1 मोल CO2 में 1 मोल कार्बन एटम्स हैं, 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं. तो 0.1 में ये कितना होगा? 0.1 मोल कार्बन, 0.2 मोल ऑक्सीजन. ठीक तो था? हाँ सर. तो 0.1 मोल कार्बन का मतलब यही तो है ना, 0.1 Na. ये 0.2 Na हो गया. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताइए. सो वी हैव 0.98 ग्राम्स ऑफ H2SO4. फटाफट से मुझे बताइए इसमें हाइड्रोजन का कितना एटम होगा, सल्फर का कितना एटम होगा, ऑक्सीजन का कितना एटम होगा? बताओ. सर हाइड्रोजन का 0.02 Na, सल्फर का एक सेकंड. हाइड्रोजन का कितना? 0.02 Na, 0.02 Na. एब्सोल्युटली करेक्ट. सल्फर 0.01 Na, बिल्कुल सही. ऑक्सीजन 0.04 Na. बिल्कुल सही, 0.04 Na. जिनके भी ये आंसर्स हैं वो बिल्कुल सही हैं. हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन का तीनों का हमने आंसर यहाँ पर लिख दिया है और ये तीनों आंसर सही है. ठीक है. चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू वन अनदर कॉन्सेप्ट, वन न्यू कॉन्सेप्ट of average mass. Today we are going to define average mass. सर लास्ट सम फिर से समझाओगे क्या? ओके. आपको 0.98 ग्राम H2SO4 गिवन है. पहला काम आप लोग क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे एज यूजुअल. 0.98 डिवाइड बाय 98, 0.01 मोल्स आया. आपको अब पता है अगर 1 मोल H2SO4 आपके पास होगा तो आपको 2 मोल्स हाइड्रोजन का मिलेगा. माइक ऑन है किसी का? 1 मोल सल्फर का मिलेगा, 4 मोल ऑक्सीजन का मिलेगा और तीनों के क्या मिलेंगे हमको? एटम्स मिलेंगे. बट इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग यू ओनली हैव 0.01 मोल्स. तो 0.01 मोल्स H2SO4 आपके पास होगा बेटा, तो ये सभी कितना हो जाएगा? फिर हाइड्रोजन हो जाएगा 2 into 0.01, सल्फर हो जाएगा 1 into 0.01, ऑक्सीजन हो जाएगा 4 into 0.01 विच इज ये 0.02 Na, ये 0.01 Na, ये 0.04 Na. बोलिए, समझ में आई बात? हाँ सर. ओके. बात करते हैं एवरेज मास की. देखिए, एवरेज मास को डिफाइन करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए पहले कि आप एवरेज मास बता क्यों रहे हैं.
एवरेज की जरूरत जब जब पड़ती है जब आपके पास कोई भी चीज एक से ज्यादा हो और आपको उनका एक एवरेज वैल्यू बताना हो कि हाँ चलो ठीक है कि अगर ये चीजें इतनी होंगी ना तो कम से कम ये वैल्यू तो आपको हर किसी के पास मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो एक से ज्यादा के लिए हम एवरेज को डिफाइन करते हैं। तो अगर हम एवरेज को डिफाइन करेंगे एटम्स के लिए, ठीक है, एवरेज मास को डिफाइन करेंगे एटम्स के लिए, सो वी विल कॉल इट एज एवरेज एटॉमिक मास। If we will define it for molecules, we will call it as average, हम लोग इसको बोलेंगे क्या, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। एवरेज एटॉमिक मास याद रखना हमेशा आइसोटोप्स के लिए डिफाइन होता है। एवरेज एटॉमिक मास हमेशा किसके लिए डिफाइन होता है, आइसोटोप्स के लिए। एवरेज मॉलिक्यूलर मास हमेशा गैसियस मिक्सचर्स के लिए डिफाइन होगा। पूरी केमिस्ट्री में हम लोग जब भी एवरेज एटॉमिक मास की बात करेंगे तो आइसोटोप्स की बात कर रहे होंगे, मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे होंगे तो हम गैसियस मिक्सचर्स की बात कर रहे होंगे। क्या इतनी बात सबको क्लियर हुई? बोलिए हाँ या ना। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो अब आइसोटोप्स के केस में क्या होता है, हमने आइसोटोप्स का डेफिनेशन पढ़ा है। इनका मास अलग होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम रहता है। तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होगा, m1 x1 plus m2 x2 divided by x1 plus x2। ठीक है, m1 क्या है, मास ऑफ आइसोटोप 1, m2 क्या है, मास ऑफ आइसोटोप 2। अगर तीसरा भी आइसोटोप होगा तो आगे m3 x3 आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा आगे। फिलहाल हम दो आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं तो हम दो के बारे में ही लिखेंगे। दो से ज्यादा होंगे तो ये सीरीज ऊपर नीचे कंटिन्यू हो जाएगा, राइट। बोलिए। हाँ सर। x1 क्या है, एटॉमिक परसेंट बोलो, मोल परसेंट बोलो, ये स्लैश है बीच में, या इसको परसेंटेज नेचुरल अबेंडेंस बोलो। x1 x2 ये है, x1 इज मोल परसेंट या एटॉमिक परसेंट या परसेंटेज नेचुरल अबेंडेंस ऑफ आइसोटोप 1। तो x2 क्या हो जाएगा, इसके नीचे जगह नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूं, x2 क्या हो जाएगा, ये सभी चीजें ऑफ आइसोटोप 2। सर नहीं समझा। क्या नहीं समझा, बताओ। सर ये मतलब ये किस चीज का, मतलब क्या परसेंटेज है? परसेंटेज है नेचुरल अबंडेंस का। पहले मैंने फॉर्मूला लिखा, अभी कॉन्सेप्ट तो मैंने समझाया ही नहीं है। ओके सर। कॉन्सेप्ट तो मैंने समझाया ही नहीं है अभी, कॉन्सेप्ट तो समझाऊंगा, पहले ये चिपकाओ तो जो लिखवा रहा हूं। लिखा? नहीं सर, एक मिनट। चले आगे। हाँ एक सर। मिनट, वो लास्ट का। फटाफट चिपकाओ बेटा। हाँ सर, हो गया। So done, sir. डन।
यस सर। सर ओके, सर कुछ बैकग्राउंड साउंड आ रही है? आ रही है? सर आपको आ रही है क्या मेरी तरफ से बैकग्राउंड साउंड? हाँ, आ रही है। अभी देखिए, अब जैसे क्लोरीन के आपके पास दो आइसोटोप्स होते हैं, Cl35, Cl37। नेचर में Cl35 75% एग्जिस्ट करता है, Cl37 25% एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन Cl का जो मास होता है दैट इज 35.5। तो वो 35.5 कैसे आया? क्योंकि देखिए क्लोरीन 35 नेचर में 75% प्रेजेंट है, तो क्लोरीन के मास में 75% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। क्लोरीन 37 नेचर में 25% प्रेजेंट है, तो क्लोरीन 37 का नेचर में 25% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। सो ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी होगा वही डिटरमाइन करेगा तो हमारे क्लोरीन का मास होगा कितना। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। सो एवरेज एटॉमिक मास अगर क्लोरीन का पूछा है तो हम क्या करेंगे, M1 हमारा 35 है, इनटू इसका अबंडेंस है 75, प्लस M2 हमारा 37 है, अबंडेंस है 25, डिवाइड कर देंगे 75 प्लस 25। इफ विल सॉल्व इट यू विल गेट 35.5, ठीक है। ये इसका नेचुरल अबंडेंस है या इसका मोल परसेंट, यू कैन कॉल इट एनीथिंग। मैंने लिख दिया है आइसोटोप्स के लिए एटॉमिक परसेंट, मोल परसेंट, नेचुरल अबंडेंस सब एक ही बात होती है। अरे याद रखेंगे बच्चों क्वेश्चन, सॉरी कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं फॉर्मूला। एक आइसोटोप है ए जिसका मास, जिसके दो सॉरी एक एलिमेंट है ए जिसके दो आइसोटोप्स हैं एक्स एंड वाई, जहां पे x का मास है mx1, y का मास है, इसको x नहीं लिखते, इसको mx ही लिख लेते हैं, सिर्फ 1 नहीं लिखते, mx है, इसका मास है my, ठीक है। नेचर में ये एग्जिस्ट करता है परसेंटेज x और नेचर में ये एग्जिस्ट करता है परसेंटेज y। तो a का एवरेज एटॉमिक मास हम उसी फॉर्मूले के हिसाब से, इसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, mx मल्टीप्लाई बाय, दिस इज मल्टीप्लाई का सिंबल, अगेन तुम कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैं ब्रैकेट यूज कर देता हूं, परसेंटेज ऑफ x प्लस my ब्रैकेट में परसेंटेज ऑफ y डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ x प्लस परसेंटेज ऑफ y। फॉर्मूला वही है, अब इसको हमने और जनरलाइज कर दिया, ठीक है। क्लियर है बात सबको? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो आज के लिए हम एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट यहीं पर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ओके यस सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर एक डाउट था। थैंक यू सर। बोलिए। सर हमें केमिस्ट्री के लिए कोई रेफरेंस बुक लेना है क्या? सबसे पहले एनसीईआरटी करेंगे, एनसीईआरटी इज द बेस रेफरेंस। उसके बाद जो लोग जेई का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, जो लोग नीट का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बता देता हूँ। केमिस्ट्री का 3 पार्ट होता है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। सो फॉर फिजिकल आई पर्सनली प्रेफर एन अवस्थी, ठीक है। जेई के लिए एन अवस्थी का बुक अभी मेरे पास रखा हुआ है, मैं दिखा देता हूं आपको। ओके सर। आई फॉलो एन अवस्थी फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, दिस इज एन अवस्थी। देख पा रहे हैं सब लोग? हाँ सर। फॉर फिजिकल केमिस्ट्री एन अवस्थी, इससे अच्छा बुक नहीं है। एडवांस की जब तैयारी करेंगे तो हम एक और बुक फॉलो, ये मेंस की बात कर रहा हूँ, एडवांस की तैयारी करेंगे तो हम लोग दूसरा बुक फॉलो करते हैं विच इज आरसी मुखर्जी, ठीक है। नीट वाले भी इसके लिए एलिमेंट्री करके बुक आता है एनएमएसटी का, सेम राइटर वही है, ऑथर वही है, ये एलिमेंट्री करके नाम आता है, ओके। इनऑर्गेनिक के लिए अगेन वी विल फॉलो वीके जायसवाल, सेम यहां पर भी एलिमेंट्री करके वीके जायसवाल आता है। ऑर्गेनिक के लिए एमएस चौहान, यहां पे एलिमेंट्री करके आएगा।
एमएस सर एलिमेंट्री में क्या होता है? हाँ, एलिमेंट्री में क्या होता है? एलिमेंट्री में जेई से थोड़ा सा लेवल इजी होता है। अच्छा ठीक है, ये बुक्स तब उठानी है जब आप लोग एनसीईआरटी कर लोगे। अगर एनसीईआरटी नहीं सॉल्व किया और ये बुक उठा के सॉल्व करने लग गए, कोई फायदा नहीं। बिफोर सॉल्विंग ऑल दिस बुक्स you have to solve NCERT first, otherwise it's of no use। ओके सर। ठीक है ना, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है किसी भी बुक को सॉल्व करने का until and unless you solve the NCERT first। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कौन सा बुक? जी और MS चौहान। ओके सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। Students, leave the lecture now. After this, at 6 p.m. you have a